दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टाइम पे मेरे पास बहुत ढेर सारी क्वेरी आ रही थी CHSL को लेकर। तो फॉर्म आ गया है आपका 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर से 4 जनवरी तक फॉर्म आपका भरा जाएगा। बहुत लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है, कुछ लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर दीजिए आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सारी पूरी चीज़ें, फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितने एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। फिर उसके बाद में इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हर सब्जेक्ट वाइज आपको किस तरह से तैयारी करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलती नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत लोगों को मेरे बारे में पता होगा जो हमसे पहले जुड़े हैं। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं अभी प्रिवेंटिव ऑफिसर वर्किंग हूँ। इसके पहले मैंने CHSL से LDC सेलेक्ट हुआ था। उसके मैंने 4 CHSL दिया हुआ है और 2 CGL दिया हुआ है। जिसमें CHSL में पहले CHSL मैंने दिया था 2017 का, जिसमें मेरे मार्क्स 157 थे। दूसरा CHSL में मेरे मार्क्स थे 90 सही था, 10 गलत था, 175 नंबर ड्रॉ मार्क्स था, 183 नॉर्मलाइज मार्क्स था। और उसमें मुझे पोस्ट मिली थी, फर्स्ट पर प्रेफरेंस मेरी मिली थी FHQ में, LDC मिली थी, जो कि मैंने 6 महीने करके रिजाइन कर दिया। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया CHSL का, तो क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग नहीं आई थी और फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया था, तो मुझे दो CHSL और देना पड़ा। तो CHSL 2019 में मेरे मार्क्स थे 180 प्री में और टोटल 240 थे। और CHSL 2020 में मेरे मार्क्स थे 186 प्री में, मैंने डिस्क्रिप्टिव नहीं दिया था। तो यानी कि मेरे पास CHSL का CGL का अच्छा खासा अनुभव है। CGL 20 में मेरी रैंक ऑल इंडिया 25 रैंक है, GST इंस्पेक्टर मिला है, जोन एलोकेशन हो गया है इस टाइम, दिल्ली मिल गया है और अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रही है, कुछ दिन में वहाँ ज्वाइन करेंगे। तो डिस्कस करना है हम लोग को CHSL 2022 के बारे में। सारी चीज़ें बारीकी से डिस्कस करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबी हो जाए, लेकिन पूरी वीडियो देखिए और चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम रहता है, फिर भी हम टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। इसलिए क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है 5.5-6 साल का SSC की प्रिपरेशन में, और मैं हमेशा से एक सीरियस कैंडिडेट रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था, एजुकेशन बैकग्राउंड था, वो अच्छा नहीं था। तो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, GS हो, तो मैंने एकदम जीरो से पढ़ा हुआ है। तो मुझे आपको कहाँ कहाँ दिक्कत होगी, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम होगी, सारी चीज़ें अच्छे से पता है। कब कब रिश्तेदार आपके ताना मारते हैं, कहाँ आपके फ्रेंड्स आपका साथ नहीं देते हैं, कहाँ देते हैं, कहाँ आपको खुद को संभालना है, ये सारी चीज़ें झेल चुका हूँ अच्छे से। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। इसलिए जितना भी टाइम मिलता है मुझे, मैं आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फॉर्म आपका 6 दिसंबर को आ गया है। 6 दिसंबर से 4 जनवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म जितना जल्दी हो सके, क्योंकि टाइम ऑलरेडी 15 दिन बीत चुका है, तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। ठीक है, फॉर्म करेक्शन की डेट जो है वो है 9 से 10 जनवरी, यानी कि 9 जनवरी को आपका साइट ओपन हो जाएगी। आपको मान लीजिए कोई गलती हो गई है बाई चांस, तो आप वो करेक्शन कर सकते हैं। ये केवल 24 घंटे के लिए रहेगी, इसलिए इसका ध्यान रखें। अगर कोई भी गलती है या कन्फ्यूजन है तो आप उस दिन चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्री जो है इसका फरवरी और मार्च में है। तो इसका मतलब है कि दिसंबर में फॉर्म आया है और फरवरी या मार्च में पेपर है। 3 महीने इतने तेज़ निकलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत तेज़ निकलता है। तो आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है। जितना आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है। जो चीज़ें आप में कमी है, अभी मान लीजिए मैथ आपकी कम अच्छी है, या इंग्लिश कम अच्छी है, रीजनिंग में टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, GS में समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो जो आपकी कमी है उसको हर एक दिन आपको इम्प्रूव करना है और एग्ज़ाम के पास में जाना है। अगर आप 1-2 दिन मेहनत करके, डेली मेहनत करके 2-2, 4-4 नंबर भी बढ़ाएंगे तो 90 दिन में आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। अगर आपका भी 50 नंबर या 60 नंबर या 100 नंबर, 120 नंबर आ रहा है, तो आप 140, 150, 160 की रेंज में पहुंच जाएंगे और उतने में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 100 प्लस हैं तो आप और अच्छा भी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप कितनी सीरियस से और बिना भटके हुए कितना से तैयारी की है आपने।
ठीक है। तो पोस्ट की अगर बात करें तो इसमें 3 पोस्ट हैं। एक पोस्ट है एलडीसी, जिसे पहले एलडीसी बोला जाता था, अब उसे जेएससी बोला जाता है। एलडीसी मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क, और उसको अब नाम दिया गया है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जेएससी। ठीक है, दोनों सेम ही पोस्ट है, 1900 ग्रेड पे की पोस्ट है। दूसरी पोस्ट है, 2 टाइप के डीईओ होते हैं। पहला जो डीईओ है उसमें 2 टाइप की पोस्ट है, एक लेवल 4 पोस्ट है, लेवल 4 मतलब 1900 ग्रेड पे, और लेवल 5 पोस्ट। लेवल 5 पोस्ट जो होती हैं वो 2800 ग्रेड पे होती हैं। ठीक है, इसमें लेवल 4 और लेवल 5 पोस्ट है। दूसरा जो डीईओ है वो लेवल 4 है। तो 2 टाइप के डीईओ हैं और एक जीएसए है। ठीक है, आगे अगर बात करें वैकेंसी की, तो अभी जो टेंटेटिव वैकेंसी है, टेंटेटिव मतलब होता है कि अभी तक जितना एसएससी को या जो भी एग्जाम बॉडी एग्जाम कंडक्ट करा रही है उसको जितना बताया अभी ओवरऑल, जितनी सारे डिपार्टमेंट से इन्फो जाती है उसके अकॉर्डिंग, तो वो जो है आपकी वो 4500 वैकेंसी अभी है। 4500 अप्रॉक्स 4500 वैकेंसी है। हालांकि फाइनल वैकेंसी हमेशा बढ़ती ही है, बहुत रेयर चांस होते हैं कि वैकेंसी घटे। ठीक है, तो बहुत कम वैकेंसी नहीं है। बहुत लोग कह रहे थे कि इस बार वैकेंसी बहुत कम आएगी, क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी जो पोस्ट थी वो इसमें से हटा के सीजल में कर दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छी खासी वैकेंसी आई है, आप अच्छे से फाइट करके और जॉब ले सकते हैं। डिपेंड करेगा, आपको रेगुलरिटी से मेहनत करनी है। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, रेगुलरिटी से मेहनत करना। और यकीन मानिए, मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें तो आपकी 1 जनवरी 2022 को कम से कम 18 और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। यानी आप 18 साल के होने चाहिए, 18 से 27 साल के बीच में होने चाहिए। ओके, 1 जनवरी 2022 को। एग्जाम अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 12th पास होनी चाहिए, और जो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये 4 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग होगी। यानी कि आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो मार्कशीट है, उस पर जो डेट मेंशन होनी चाहिए वो 4 जनवरी 2022 के पहले या उस दिन या उसके पहले की होनी चाहिए। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग को, काफ़ी लोग का मैसेज आ रहा था कि सर या ये फ़ोटो जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो जो फ़ोटो होनी चाहिए वो बिल्कुल रिसेंट की होनी चाहिए, यानी लिखा गया है साफ साफ कि 3 महीने के अंदर की फ़ोटो होनी चाहिए। तो आप नवंबर दिसंबर कभी भी फ़ोटो जब भी आपने खिंचवाया हो, यानी रिसेंट की फ़ोटो आप देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फ़ी केवल 100 रुपीज़ है, केवल 100 रुपये आपको देने हैं। तो ये इतनी चीज़ें इसेंशियल थी जो कि आपको फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी थी। इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मैं इसमें लिंक शेयर कर दूँगा, आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम या कहीं भी। इसके अलावा आप इसमें भी कमेंट कर देंगे तो मैं इसमें भी आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, सारी कमेंट का मैं रिप्लाई पर्सनली करता हूँ। तो स्ट्रेटजी की बात करें तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो नए लोग हैं उनको भी ध्यान समझना है, जो पुराने लोग हैं उनको भी ये आपको देखना है कि कौन सी चीज़ आपने अभी नहीं की है या कौन सी चीज़ आप मिस कर रहे हैं। सारी चीज़ें जब इकट्ठा होती हैं, बहुत लोग का जब हम तैयारी करते थे एसएससी की तैयारी, तो अभी भी कर रहे हैं लेकिन अभी यूपीएससी कर रहे हैं, तो जब करते थे तो एक कहावत थी कि जब पुण्य का घड़ा बढ़ता है तब नौकरी मिलती है। पुण्य मतलब आपकी छोटी छोटी अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टाइप से अलग अलग दिन जब आप मेहनत करते हैं, थोड़ा 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 मेहनत करते करते जाएंगे, तो एक दिन आएगा कि आपकी जो तैयारी होगी वो एग्ज़ाम के लेवल जितना उसको चाहिए। क्योंकि कोई भी कभी भी कंप्लीट प्रिपरेशन किसी की नहीं होती है। जब जिसको नौकरी मिलती भी है उसको भी नहीं लगता है कि हमें मिलने वाली है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि इनको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे इस एग्ज़ाम में नौकरी मिल जाएगी। 99% लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता होता है कि इसमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मतलब दुविधा में होते हैं। तो आप भी उसी में हैं अभी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस वो अच्छे से मेहनत करना है। तो अगर बात करें मैथ की, तो मैथ में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। मैथ में सबसे पहला काम करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। आप गूगल पे जाइए, CHSL का नोटिफिकेशन टाइप कीजिए, उसमें प्रॉपर आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज दिया गया है कि मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा। तो आप किसी भी ऑफलाइन टीचर से कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन से आप सिलेबस को कंप्लीट करने कीजिए। साथ में उसके जो जो चैप्टर टीचर आपका पढ़ा रहा है उस टॉपिक को बेसिक बुक, जो कि मैंने एक वीडियो भी बनाया है बुक लिस्ट के नाम से, वो वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपको बुक जानना है कि कौन सी बुक चाहिए, तो वीडियो देख लीजिए। तो
कोई जो बेसिक बुक है उनसे जो आपका टीचर पढ़ा रहा है वो साथ में आप लगाते चलिए। उससे क्या होगा, आपको क्लास में समझ में भी आएगा, साथ में आपके कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला काम करना है आपको, कोर्स कंप्लीट करना है। ट्राई कीजिए कि वो ऑफलाइन हो, अगर पॉसिबल है तो। कुछ लोग के लिए नहीं पॉसिबल होता, जैसे कुछ लोग बहुत लोग का मैसेज आता है, कॉल आता है, कुछ लोग पश्चिम बंगाल से, बिहार से, तमिलनाडु से और अलग अलग स्टेट से, यूपी से तो आता ही है। तो वो लोग बोलते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, आसपास कोई कोचिंग ही नहीं है। तो उनके लिए आप कोई भी, जो भी आपको लगता है कि अगर आपको पॉसिबल लगता है कि, जैसे मान लो बहुत लोग कन्फ्यूजन क्या होता है कि किस टीचर से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें तो किस टीचर से पढ़ें। तो सारे टीचर का जो कंटेंट है वो लगभग सेम ही है, कोई भी ऐसा नहीं है। बस डिपेंड आपको क्या करना है, आप क्या कीजिए, जिस जिस टीचर, मान लीजिए जो 2 टीचर हैं उनमें आपको कन्फ्यूजन है, तो उन 2 टीचर का आप क्या कीजिए, 2-3 वीडियो देखिए सेम टॉपिक का। जिसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रहा है, या तो उसका कोर्स परचेज़ कर लीजिए, या आप ऑफलाइन फ्री में भी बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, तो आप वो देख के अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कोर्स कंप्लीट करना चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन मस्ट है, और साथ में बेसिक बुक भी लगाना। तो ट्राई कीजिए ऑफलाइन, अगर नहीं पॉसिबल है तो ऑनलाइन। किससे करना है ये मैंने आपको बता दिया। जो भी डिसीजन होगा वो आपका डिसीजन होगा, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। किसी जैसे मैंने आपसे, जैसे मैंने कर दिया सपोज दैट कि आप पवन राव से पढ़ लीजिए, मैंने कर दिया गगन प्रताप सर से पढ़ लीजिए, मैंने कह दिया अभिनव शर्मा से पढ़ लीजिए। डिपेंड ये नहीं करता कि मुझे कौन समझ में आता है, डिपेंड ये करता है कि आपको, आप किस टीचर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, किसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये पहला और दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है, आपको प्रीवियस ईयर लगाना ही लगाना है। प्रीवियस ईयर मतलब जब से टीसीएस आया है, यानी 2017 से लेकर अब तक जितने भी सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ के एग्ज़ाम हुए हैं, उनका प्री या मेंस सारे आपको लगाना है। एक एक दिन का टारगेट बनाइए। ये करने के बाद आप, अगर आप ये कर चुके हैं, तो अगर जिस स्टेप पे आप हैं उसको आपको फॉलो करना है। तो अगर आप मान लीजिए पहला दोनों स्टेप आप कर चुके हैं, तो आपको क्या करना है, फिर टारगेट बनाइए कि एक दिन में अगर आप प्री के लेवल तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम 100 क्वेश्चन आपको लगाना है। अब वो 100 क्वेश्चन कैसे लगाना है, उसमें आसान और टफ दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं कि हम केवल टफ क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अगर आप टफ क्वेश्चन 100 लगाने की कोशिश करेंगे तो 5 घंटा लगेगा, लेकिन आपको दोनों मिक्स लगाना है। और एक दिन में कम से कम 2 से ढाई घंटे मैथ पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है तो आप एकदम जीएस लेकर ही हमेशा बैठे रहिए या इंग्लिश लेके ही बैठे रहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा जो आपका सिक्योर करेगा मार्क्स, वो रीजनिंग और मैथ ही करेगा, इवन इंग्लिश भी करेगा एक लेवल तक। मुझे तो हमेशा, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन हमेशा से मुझे जो एग्ज़ाम में कहें कि बचाता है वो इंग्लिश बचाता है। पहले सीएचएसएल में मेरी इंग्लिश 23 सही थी, दूसरे में 25, तीसरे में 24 और चौथे में फिर 25 सही थी। ऐसा इसलिए नहीं हम बता रहे हैं आपको कि हमें दिखाना है कि मुझे बहुत आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस डिपेंड क्या करता है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो मुझे आता है या मैंने वो पढ़ा है, आपको भी वही करना है। आपको दुनिया की सारी चीज़ों की इंग्लिश नहीं जानना है, या ऐसा नहीं होगा कि आप जितना भी मॉक लगाइए उसमें आपका 50 में 50 आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा भी नहीं आता था। हाँ, ये है कि जो जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो आप मैक्सिमम कवर करने की कोशिश कीजिए। जितनी वोकैब उस समय रेलिवेंट हैं, एमबी है, विद्यासागर है, वर्ड पावर है, या अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो प्रॉब्लम हम लोग को क्या आती है कि पैसेज वगैरह अगर थोड़ा अच्छे आ जाते हैं तो वो समझ में नहीं आते हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। क्लूटेक्स आ गया, पीक्यूआरएस थोड़ा लंबा आ गया तो टाइम बहुत लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, रोज़ की हैबिट बनाइए कि ये 20 मिनट 15 मिनट हम क्या करेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे। जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा ये क्या चूतियापा कर रहे हैं, कुछ भी समझ ही नहीं आएगा। हमको भी नहीं आता था, लेकिन यकीन मानिए उसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम पे और मार्क्स पे पड़ेगा पड़ेगा। तो 15 मिनट आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तब भी आप एडिटोरियल पढ़िए ही पढ़िए। फालतू कहीं बैठे हुए हैं, कुछ भी चाय पी रहे हैं, 10 मिनट हमने पढ़ लिया। नहीं मन कर रहा है स्टार्टिंग में तो आप हेडिंग देख लीजिए। या हम क्या करते थे, मुझे भी एकदम गुस्सा आती थी एडिटोरियल पढ़ने से। मैंने एक वोकैब 24 ऐप डाउनलोड किया था, उससे मैं पढ़ता था। तो इतना टफ कभी कभी आ जाता था, कुछ समझ ही नहीं आता था। तो हमने एक और तरीका निकाला, एक इंसॉर्ट ऐप आता है, तो उसमें दुनिया भर की आव भाव खबर रहती है। लेकिन हमारा माइंड क्या होता है कि वो आव भाव खबर पे ज़्यादा जाता है। आव भाव मतलब जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, इंग्लिश की समझ डेवलप करना है। तो आप कुछ भी पढ़िए, कोई भी न्यूज़ देख रहे हैं इंग्लिश में देखिए उसको, राज्यसभा टीवी देख रहे हैं इंग्लिश में देखिए उसको। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको बाकी लोगों से आगे जाना है। क्योंकि जब तक आप सामने वाले से ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे,
तब तो जॉब वो ले जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बुक लिस्ट आपको पता है कि मैंने वीडियो बनाया है बुक लिस्ट की, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको बुक नहीं पता है तो, पता है तो अच्छी बात है। और एक चीज़ और दिक्कत होती है कि बहुत लोग कहते हैं कि सर इन टीचर से पढ़ रहे हैं, हमने इनका कोर्स खरीदा लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यकीन मानिए जो भी रेलिवेंट टीचर हैं मार्केट में, चाहे वो यूट्यूब पे हों, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ा रहे हों, अगर वो पढ़ा रहा है इसका मतलब वो काबिल है। जनरली, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने टीचर पे भरोसा रखिए और उससे कंप्लीट सिलेबस पढ़िए। डिपेंड करेगा आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो और जब भी कुछ भी पढ़िए तो उसका नोट्स ज़रूर बनाइए। बहुत लोग कहते हैं नोट्स बनाने में टाइम लगता है। बिना टाइम दिए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर बिना पेशेंस के, बिना टाइम दिए, बिना मेहनत के मिल जाता तो दुनिया के सारे लोगों के पास सरकारी नौकरी होती, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप जाइए और तुरंत आपको कुछ भी हो जाएगा। टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत लोग कहते हैं कि आर एस अग्रवाल मोटी है, कैसे लगाएं, एग्ज़ाम आ गया है। तो चीज़ों में करने में टाइम लगता है और आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये काम करना है। तीसरा काम आपको क्या करना है, जो अगर आपने आपने ये तीनों काम कर लिया है, चौथा काम आपको करना है मैथ में कि अब क्या करना है, आपको टाइमर लगाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और उसको सॉल्व करना है। मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में क्या किया, 50 क्वेश्चन लिया, 50 क्वेश्चन हमने 50 मिनट ले लिया, ऐसे करके हमने 10 सेट लगा लिया। फिर हमने क्या किया, 50 क्वेश्चन लिया और उसमें 47 मिनट लिया, फिर 50 क्वेश्चन लिया, 45 मिनट लिया, फिर 50 क्वेश्चन लिया, उसमें 40 मिनट लिया। तो धीरे धीरे करके टाइम आपको कम करना है। ओके, इतनी चीज़ें आपको करनी है। एक्स्ट्रा बहुत लोग कहते हैं हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए उनको क्या करना है, आपको डेली थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। जैसे आपने ले लिया, मान लीजिए 36 ले लिया, गुणे 27 ले लिया, इनका आप मल्टीपल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, आप क्या करते होंगे, दोनों का अलग अलग लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। 36 गुणे 27 लिख लिया तो हम क्या करेंगे, 27 तियाँ 108, 1080 हो गया, और 27 छक्का 6 दूनी 12, 6 से 42, 162। तो हमारा कितना हो गया, 2, 8 से 14, 2, यानी कि 1242। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े मल्टीप्लाई लेके, यानी 37 गुणे 47 कर लिया, 27 गुणे 64 कर लिया। तो डेली ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए। साथ में इसके कम से कम 25 तक टेबल, 50 तक स्क्वायर, जो कि मैंने किया था हम वही बता रहे हैं आपको। हम ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे हैं जो मैंने नहीं किया था। और 25 तक कम से कम क्यूब, कम से कम मतलब इतना काफ़ी है, जितना मैं बता रहा हूँ इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा नहीं करने की जरूरत है, इतना कर लेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैथ में इतना काम करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आप किसी की भी स्ट्रेटजी देखेंगे तो सारे लोग यही बताएंगे, इसी के आगे पीछे घुमा फिरा के बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में इस बार बहुत लोगों का मार्क्स ख़राब हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि रीजनिंग को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। इवन किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी सेक्शन को हल्के में नहीं लेना है। कोई भी सेक्शन आपको एग्ज़ाम से या उस पोस्ट से बाहर करा सकता है। ठीक है, तो रीजनिंग में फिर वही काम करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। कोई भी एक बेसिक बुक ले लीजिए, चाहे वो किरण पब्लिकेशन ले लीजिए, या फिर मैंने जो पढ़ा हुआ है अजय कुमार सिंह की वर्बल रीजनिंग, वो आप लेके, जिससे भी अगर आपको खुद से समझ में आ रही हो तो रीजनिंग आसान होती है, समझ में आ जाती है जनरली। अगर लेकिन आपको दिक्कत है, कुछ लोग को रहती है, तो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, वो जो पढ़ा रहा है उसके हिसाब से पढ़िए और साथ में इस बुक से सॉल्व कीजिए। इसके साथ में, इसके बाद में क्या करना है आपको, 2017 से 22 तक जो मैंने बताया कंपलसरी है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं रीजनिंग के। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है या उस टाइम नहीं समझ में आ रहा है, उसको कहीं नोट कर लीजिए कॉपी में, और उसको बाद में फिर से रिवाइज करना है एग्जाम के पहले। ये दो काम आपने काम कर लिया। तीसरा काम आपको क्या करना है, फिर इसमें टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमने क्या किया, रीजनिंग का एक दिन में 50 क्वेश्चन लिया। ये दोनों काम अगर आप कर चुके हैं, तो नहीं किया है तो पहले ये काम कीजिए। 50 क्वेश्चन लिया, टाइमर लगाया 40 मिनट, फिर उसको टाइमर को कम करना धीरे धीरे करके। और कुछ भी जितने भी पोर्शन है, चाहे वो मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीएस है, सबको टाइम दीजिए रेगुलर। ऐसा ना कीजिए एक दिन मैथ ही पूरा दिन पढ़ रहे हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि मैथ अच्छी होती है तो मैथ ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग की इंग्लिश अच्छी होती है सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। जब आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ओवरऑल मार्क्स अच्छे होंगे, तभी नौकरी मिलेगी। और आपका उद्देश्य किसी में पीएचडी करना नहीं है, नौकरी लेना है।
ठीक है? तो ये काम करना है आपको, बस इतना काम करना है। और रिवीजन जो आपने नोट्स बनाया हुआ है पढ़ते टाइम, उसका हमेशा रिवीजन करना है। कुछ भी पढ़ेंगे आप तो उसका नोट्स बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे जिसका नोट्स ना बनाएंगे, सारी चीज़ों का नोट्स बनाएंगे। जब क्वेश्चन भी आप लगा रहे हैं, मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन लगाया, 100 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको पहली बार में क्लिक नहीं करेगा, तो उस 4-5 क्वेश्चन को, 8-10 क्वेश्चन को आप कहीं नोट करते रहिए, वो आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको इंग्लिश में क्या क्या करना है समझते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट मतलब जितनी चीज़ें, यानी लगभग 14 से 15 चैप्टर हैं जो एसएससी में पूछे जाते हैं, तो उन चैप्टर को की आपको बेसिक समझ होनी चाहिए। या तो आपको पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं है तो किसी भी टीचर को आप फॉलो करके वो कंप्लीट कर लीजिए। इसके साथ ही साथ में कोई भी बेसिक बुक, चाहे वो किरण हो, चाहे वो लूसेंट हो, चाहे वो बीकी सिन्हा हो, इन तीनों में से कोई भी एक बुक आप लगा लीजिए, साथ में पढ़ते रहें। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, केवल एमबी की वोकैब पढ़ना है, वर्ड पावर की वोकैब पढ़ना है और विद्यासागर की वोकैब पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, आप आराम से 2-3 महीने में बहुत आराम से कवर कर लेंगे। और इसी को पढ़ना है, इसी को रिवाइज करना है। ये वोकैब का पोर्शन हो गया। इसके बाद क्या करना है, एमबी में प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस दिया गया है, उसको लगाना स्टार्ट करना है आपको। ये दोनों काम करने के बाद नोट्स रिवाइज करना है, एमबी का प्रैक्टिस सेट लगाना है। मैंने लगभग 3 बार पूरी एमबी लगाई हुई है, पूरी एमबी। मोटी बुक है बहुत, और मुझे टाइम भी लगा, ऐसा नहीं कि मैंने 1 साल में कर लिया, मुझे भी पहला सेक्शन लेने में 3 साल लगा है। ठीक है, ओवरऑल मैंने 5.5 साल तैयारी की है एसएससी की। तो ऐसा नहीं कि 1-2 दिन करके हम सेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि एकदम बेसिक से उठे हैं तो टाइम लगता है चीज़ों को इम्प्रूव करने में। 2-3-4 मैथ सही होती थी स्टार्टिंग में, इंग्लिश समझ में नहीं आता था, पता नहीं क्या पढ़ाया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं कि टीचर गलत पढ़ाता था, प्रॉब्लम हम में थी, मुझे नहीं आता था, तो मैंने खुद को इम्प्रूव किया और आज AIR 25 है। ठीक है, तो नेक्स्ट बीके सिन्हा की आपको प्रैक्टिस करनी है, एमबी की प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस आपको करना है। जब आपका ये तीनों काम हो गया है, अगर आपने ये सब सारे काम कर लिया है, तो केवल एमबी लगाना है और वोकैब करना है। एमबी के 100 क्वेश्चन एक दिन में लगाइए, और वोकैब जो भी आपके पास मटेरियल है जो मैंने बताया है, या बुक लिस्ट भी मैंने बताई हुई है वीडियो बना के, तो उसको आप रिवाइज कीजिए। और कुछ भी नहीं करना है, इतना बहुत है इंग्लिश के लिए। अगर आप हिंदी मीडियम हैं, यानी समझ में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप एडिटोरियल भी 10-15 मिनट पढ़िए। ओनली 10-15 मिनट आप आराम से निकाल सकते हैं। केवल हम लापरवाही कभी भी कर जाते हैं, मेरी भी आदत थी, हम भी कभी भी छोड़ देते थे। लेकिन कोशिश कीजिए जितना रेगुलर हो पाइए, उतना जल्दी आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुँचेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो फिर आते हैं जीएस, सबसे खतरनाक चीज़, और जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे तो पूछा जाता है। इवन आप चाहे किस्मत कहिए या कुछ भी कहिए या मेहनत की कहिए, हमारा जीएस जो है वो बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन कभी भी ऐसा भी नहीं हुआ कि हमारा जीएस में 15 नंबर आया हो, 10 नंबर आया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा सबसे कम नंबर जो आया है अभी तक वो 18 नंबर आया था सीजीएल 19 में। इसके अलावा मेरे जो मार्क्स थे वो 30+ या के अराउंड ही थे, 30+ ही थे। तो जीएस में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। पहली बात तो जीएस के लोग एकदम परेशान नहीं होना है। जीएस जो होगा वो आपके सिलेक्शन डिसाइड करेगा, लेकिन आपका बेस जो बनाएगा सिलेक्शन का, वो बाकी तीनों बनाएंगे। जीएस को आप छोड़ भी नहीं सकते हैं और बहुत ज़्यादा डिपेंड भी नहीं हो सकते हैं उस पर। तो जीएस में आपको क्या करना है, अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ भी, तो उसका जो नोट्स है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, पहली बात। दूसरा काम आपको क्या करना है, जो आपके पास घटना चक्र होनी चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम है तो आपको ठीक है, मिल जाएगी ये। अगर इंग्लिश मीडियम है तो पिनाकल की एक बुक आई है जो कि इंग्लिश मीडियम आपको मिल जाएगी। इन दोनों में से अगर आप हिंदी मीडियम है तो प्रेफर कीजिए घटना चक्र, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो पिनाकल। ठीक है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि जीएस में इतने मटेरियल है मार्केट में कि आप परेशान हो जाएंगे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, अगर आप घटना चक्र या पिनाकल पढ़ेंगे तो आपको ये पता होगा कि एग्ज़ाम में क्या आता है। ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग भटक जाते हैं और उनको तैयारी कुछ और करना होता है और पढ़ते कुछ और हैं और नंबर नहीं बढ़ता है, परेशान रहते हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। घटना चक्र साथ में पढ़ते रहना है, पिनाकल पढ़ते रहना, ताकि आपको पता हो कि जो हमें टीचर पढ़ा रहा है, कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो रेलिवेंट है कि नहीं है। हालांकि वो रेलिवेंट ही पढ़ाने की कोशिश करता है हमेशा, ये करना है। फिर आपको देखना है कि घटना चक्र या पिनाकल में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं
तो उसके लिए आप लूसेंट प्रेफर कर सकते हैं कि जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसको डिटेल में, क्योंकि लूसेंट में क्या है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो आप अगर एक तरफ से लूसेंट पढ़ना स्टार्ट कीजिए, मैंने भी एक बार स्टार्ट किया था बहुत जोश में आके, तो होगा क्या कि आप 2-4 दिन तो पढ़ेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आप ऊबन होने लगती है। तो मैं क्या करता था कि हम घटाचक्र से पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक मुझे समझ में कम आ रहा है या बहुत कम दिया है, तो हम उस टॉपिक को जाके घटाचक्र से पढ़ लिए, उसका नोट्स में अपडेट कर लिया मैंने, या जो नोट्स है कोचिंग का वो वहाँ पे उसको अपडेट कर लिया। तो उससे क्या होगा, हमारा टॉपिक तैयार हो जाएगा जो आ रहा है, और हमें ऊबन भी नहीं होगी। हमेशा आपको फोकस करना है कि हमारा मार्क्स कैसे बढ़ेगा, हमेशा सोचते रहिए उसको। बार बार दिमाग, कम से कम एक बार दिन भर में दिमाग में आना चाहिए कि मेरा मार्क्स कैसे बढ़ेगा, मुझे जॉब कैसे मिलेगी। बहुत लोग क्या होता है कि आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, कुछ खुद के बारे में सोचते ही नहीं। ऐसा नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट, करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए बहुत परेशान रहते हैं बच्चे, तो आपको इसके लिए भी परेशान नहीं रहना है, बस अपनी रूटीन में इसको रखना है। तो डेली आप कोशिश कीजिए कि स्पीडी थोड़ा बहुत ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए। इस करंट अफेयर की जो स्पीडी आती है कुंदन कुमार सर की, वो आप पढ़िए थोड़ा बहुत करके, एटलीस्ट 45 मिनट इसको पढ़िए। इसके साथ में अगर आपको और मेहनत करना है तो आप डेली करंट अफेयर अपडेट करने की कोशिश कीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 10 से 15 मिनट इतना बहुत है डेली के लिए, अगर आप डेली कर सकते हैं तो। इसके साथ में बहुत लोग मेरी तरह आलसी होते हैं, तो उनको क्या करना है, आलसी मतलब हम पढ़ते तो थे, लेकिन करंट अफेयर मेरा क्या होता था कि हम हफ्ते में तैयार करें या 15 दिन में ऐसे करते थे, मेरा डेली नहीं हो पाता था। सबका अपना, वो अगर आप कर सकते हैं तो वो बेस्ट होता है। ऐसा हम नहीं करें कि आपको डेली नहीं करना है, आप पॉसिबल है अगर और कर सकते हैं तो डेली ही कीजिए, वो बेस्ट होता है। लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं, मेरी तरह है, तो आपको क्या करना है कि जैसे यूट्यूब पे कुछ रिलेवेंट का ध्यान रखना है। इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर बताता हूँ कि पहले आप प्रीवियस ईयर लगाना। तो जो रिलेवेंट वीडियो हैं जिनमें बकवास कम करते हैं लोग, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको कराते हैं, तो उनका आप 3 महीने का या 1 महीने का, 1-1 महीने का वीडियो, 10-12 वीडियो होगा, उसको आप देख सकते हैं। उससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। पढ़ना आपको स्पीडी और खुद का है, लेकिन इसका आप थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल स्ट्रेटजी सीएचएसएल को लेकर। कोई भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप क्या कीजिए, उसको कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए और जल्दी से नौकरी पाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।